विपक्ष भी उनके इस्तीफे को लेकर सरकार पर दबाव बनाए हुआ था। इसको लेकर कई बार संसद की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी थी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अश्विनी कुमार का इस्तीफा भी आ गया। इसके पहले लग रहा था कि अश्विनी कुमार शायद बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। हालांकि अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद सूत्रों का कहना है कि कानून मंत्री का पद गंवाने के बाद भी अश्विनी कुमार को कोई दूसरा मंत्रालय मिल सकता है। आपको बता दें कि कानून मंत्री की कुर्सी गंवाने वाले अश्विनी कुमार के खिलाफ पिछले कई दिनों से बीजेपी व अन्य विपक्षी दल आंदोलन चला रहे थे। संसद से लेकर सड़क तक उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन का दौर जारी था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर बहुत ही गंभीर और तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने सीबीआई को भी सरकार का तोता बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट के 21 मार्च के फैसले पर पुनर्विचार की अपील की थी। आतंकवाद से जुड़े मामलों से निपटने के लिए बनी टाडा अदालत ने संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया था और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई थी। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने टाडा अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए संजय दत्त की सजा को 1 साल घटाकर 5 साल कर दिया था। कोर्ट ने संजय दत्त की अपील में कोई औचित्य नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया। संजय दत्त के साथ 6 अन्य अभियुक्तों की याचिका भी खारिज कर दी गई है। इस फैसले के बाद संजय दत्त को 16 मई से पहले जेल जाना होगा। बाराबंकी के विशेष सत्र न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को झटका दिया है। सरकार द्वारा कचहरी बम ब्लास्ट के आरोपी आतंकवादियों को छोड़े जाने की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। वाराणसी, लखनऊ, फैजाबाद में ब्लास्ट के आरोपी तारिक कासमी और खालिद के ऊपर से मुकदमा वापस लेने की यूपी सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। अदालत ने कहा कि इन पर गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए केस वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। न्यायालय में ट्रायल के बाद अगर ये निर्दोष हैं तो बरी होंगे। उन पर से केस वापसी मामले में बाराबंकी कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा है कि बेगुनाहों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। 23 नवंबर 2007 में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की कचहरियों में हुए बम धमाकों के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने तारिक कासमी, खालिद मुजाहिद, मोहम्मद अख्तर, आफ्ताब आलम और सजादुर रहमान को गिरफ्तार किया था। अमेरिका यात्रा के दौरान आजम खान के साथ हुई बदसलूकी के बाद अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने भी अमेरिका जाने से तौबा कर ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर काम को लेकर अमेरिका ने शिवपाल यादव को न्योता भेजा है। अमेरिका जाकर शिवपाल यादव को वहां पर उद्बोधन करना है, लेकिन शिवपाल ने फिलहाल अमेरिका जाने से मना कर दिया है। भले ही अमेरिका यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार अमेरिका पर तमाम आरोप लगाती रही हो, लेकिन अब अमेरिका से लौटने के बाद आजम खान ने नया सुर अलापना शुरू कर दिया है। कभी हॉवर्ड से न्योते को लेकर उत्साहित सरकार में मंत्री आजम खान ने अमेरिका में तलाशी के दौरान अपमान का आरोप लगाया, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका यात्रा से नुकसान समाजवादी पार्टी को नहीं बल्कि अमेरिका को हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने ये जानना चाहा था कि कैसे कुंभ का प्रदेश में सफल आयोजन किया गया, लेकिन न ही वो हमसे कुछ जान पाए और न ही वो प्रदेश की सरकार से कुछ सीख पाए। और जिस मकसद से अमेरिका ने प्रदेश सरकार को न्योता भेजा था वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ। साथ ही अब आजम खान के बाद शिवपाल यादव ने भी अमेरिका जाने से मना कर दिया है। दरअसल शिवपाल यादव को अमेरिका में बेहतर सिंचाई के क्षेत्र में काम करने के लिए उद्बोधन देना था। प्रदेश में बेहतर काम के लिए शिवपाल यादव को ये न्योता अमेरिका की तरफ से भेजा गया था, लेकिन शिवपाल यादव ने वो न्योता ठुकरा दिया है। बहरहाल सपा सरकार अमेरिका यात्रा को सियासत की दृष्टि से देख रही है और आजम खान अपनी तलाशी को सियासी जामा पहनाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। और ऐसे में लगातार शिवपाल यादव का दूसरी बार अमेरिका जाने से मना करना कहीं न कहीं ये संकेत जरूर दे रहा है कि आने वाले समय में ये मामला अभी और तूल पकड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए था बड़ा मौका। चौथे कन्वोकेशन में खुद राष्ट्रपति आए। राष्ट्रपति ने स्टूडेंट्स को बधाई तो दी, लेकिन इस बात पर चिंता जताई कि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी परेशान हैं। उनकी परेशानी का सबब बना है देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ रहा अपराध। उत्तर प्रदेश की राजधानी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रणव दा की तरह अपनी चिंताएं बांटी। कहा, देश में लगातार बढ़ रहे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए अब शैक्षणिक संस्थाओं को आगे आना होगा। ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ माहौल बना सके। महामहिम यही नहीं रुके, यूनिवर्सिटी में डिग्री धारकों को बधाई तो दी, लेकिन उनसे अपनी परेशानी भी शेयर की। कहा, देश में क्वालिटी और क्वांटिटी एजुकेशन की कमी है। अभी भी देश के करीब 2 लाख से ज्यादा बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। साथ ही उन्होंने आंकड़ा भी दिया कि सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही 36% टीचरों का पद खाली है। महामहिम इस बात से भी नाखुश हैं
कि देश में रिसर्च को बढ़ावा नहीं मिल रहा। पिछले साल चीन में 5 लाख पेटेंट के आवेदन किए गए, वहीं देश में सिर्फ 42,000 आवेदन ही पड़े। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी चिंता जताई कि देश में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और इस बात की आवश्यकता भी दी कि एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ ऐसी चीजें जोड़ी जानी चाहिए जो इन चीजों को रोक सके। कानपुर पहुंचे महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भाजपा जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जिला प्रशासन ने मिलने से रोक दिया, जिसके विरोध में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मुंह पर काली पट्टी बांधकर जिला प्रशासन के विरोध में मौन धरने पर बैठ गए। भाजपा जिलाध्यक्ष की माने तो वो राष्ट्रपति से मिलकर उनको ज्ञापन देना चाहते थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री पवन बंसल और अश्विनी कुमार की तुरंत बर्खास्तगी, कानपुर में बिजली, पानी और सड़कों की समस्या और कानपुर महानगर की बंद पड़ी मिलों को चालू करने के लिए लिखा था। लेकिन जिला प्रशासन ने मिलने की अनुमति इन लोगों को नहीं दी, जिसके विरोध में भाजपा जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन धरने पर बैठ गए और जिला प्रशासन का जमकर विरोध किया। केंद्र की नई औषधि नीति के खिलाफ आज पूरे प्रदेश की दवा की दुकानें बंद रहीं, जिसके कारण मरीज और तीमारदारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। उन्हें गर्मी में दिन भर इधर उधर दवा के लिए भटकना पड़ा। प्रदेश में दवा की दुकानें बंद होने के कारण जहां मरीजों को दिन भर इधर उधर दवा के लिए भटकना पड़ा, वहीं अकेले लखनऊ में ही 200 करोड़ का दवा व्यवसाय प्रभावित रहा। थोक एवं फुटकर दुकानदारों के लगभग 1.25 लाख दुकानें आज प्रदेश में बंद रहीं। केंद्र की नई औषधि नीति के खिलाफ धरना दे रहे इन संगठन का आरोप है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते दवा स्टोर बंद होने की कगार पे आ गए हैं। संगठन के लोगों के मुताबिक दवा की दुकानों के लिए सरकार फार्मासिस्टों की अनिवार्यता कर रही है, लेकिन उतने फार्मासिस्ट उनके पास नहीं हैं जो सभी को मिल सकें। सरकार ने उनकी दवाओं में कमीशन कम कर दिया है, जिससे उनका लाभ भी कम हो गया है। कुछ दवाओं के मामले में 2 कॉपी में दवा लिखने और मेडिकल स्टोर को 3 साल तक उस पर्चे को संभाल कर रखने की बाध्यता भी रखी गई है। इन दुकानदारों की ये भी मांग है कि 5 साल के अनुभव के बाद फार्मासिस्ट की अनिवार्यता खत्म कर दें। आपको बता दें कि 1.25 लाख दुकानों में 18,000 ही फार्मासिस्ट काम करते हैं, जो कि प्रतिमाह 1 से 2,000 रुपए सिर्फ कागज पे अपना नाम लिखाने का लेते हैं। नई दवा नीति लागू किए जाने के विरोध में राजधानी देहरादून के व्यवसायियों ने भी आज अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करे। इससे 40,000 व्यवसायी प्रभावित हुए। प्रदेश भर के 40,000 से ज्यादा फुटकर व थोक दवा विक्रेताओं ने आज अपनी अपनी दुकानें बंद करके केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली दवा नीति का विरोध करना शुरू कर दिया है। देश के व्यवसायी इस हड़ताल से जहां एक और दवा विक्रेता अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी हड़ताल के चलते मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के दवाएं जरूर मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर से मिलने वाली दवाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, जिससे लोग खासे परेशान हैं। दवा विक्रेताओं की माने तो दवा की बिक्री में FDI नहीं लागू किया जाना चाहिए, जिससे देश भर में 25 लाख परिवार प्रभावित हो सकते हैं। दवा विक्रेताओं की हड़ताल का असर राजधानी देहरादून के साथ साथ तमाम जनपदों में और भी देखने को मिला, जिससे दवा विक्रेताओं ने भले ही सरकार की तो खिलाफत की, लेकिन लोगों को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और वकीलों पर हो रहे हमलों को लेकर आज उत्तर प्रदेश में वकीलों ने हड़ताल की, जहां उन्होंने आज लखनऊ में सरकार के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि उनका पुतला भी जलाया। वकीलों पर प्रदेश में हो रहे हमले, हत्याएं और कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालातों के चलते आज उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया, जहां पूरे प्रदेश में आज न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप रहा और वकील भी हड़ताल पर थे। वहीं लखनऊ में हाईकोर्ट चौराहे पर आज अधिवक्ताओं ने भारी तादाद में आकर न सिर्फ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की बल्कि अपना विरोध जताते हुए सरकार का पुतला भी फूका, जहां अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी सुरक्षा पर अगर सरकार ने आगे भी ध्यान नहीं दिया तो वो ऐसे ही हड़ताल करते रहेंगे और सरकार से अपनी बातें मनवा कर रहेंगे। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर आज 1 दिवसीय की गई हड़ताल के बाद आज अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर सरकार ने वकीलों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो आगे भी ऐसी हड़तालों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड घपले घोटालों का राज्य बनता जा रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी गड़बड़ियों में भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है।
तमाम गड़बड़ियों की ऑडिट रिपोर्ट शासन के पास धूल फांक रही है, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं की जा रही है। उत्तराखंड में भले ही घपले घोटालों के नाम पर जमकर राजनीति की जाती हो, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मात्र आयोग गठित करने का रिवाज सा बन गया है। पिछले 6 सालों में राज्य में कई महत्वपूर्ण कार्यों की प्रदेश के नियोजन विभाग ने तकनीकी परीक्षण करवाया। वहीं लेखा परीक्षा विभाग की ऑडिट रिपोर्ट भी शासन में धूल फांक रही है। साफ है, इन ऑडिटों में करोड़ों के घोटालों की पुष्टि हो चुकी है। इतनी गड़बड़ियों के पुख्ता प्रमाण शासन के पास हैं, कार्रवाई के नाम पर सिफर है। हालांकि प्रदेश के मुख्य सचिव ने इन ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण 15 दिनों में करने और संबंधित की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ये कब तक तय होगी कोई नहीं बता सकता। वहीं नियोजन मंत्री के अनुसार तमाम मामलों का परीक्षण करवाया जा रहा है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री के अनुसार विभागों और उनके विभागाध्यक्षों पर इनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। गाजियाबाद में शिकारी शिकार बन गया। नोएडा में 3 बदमाशों ने एक कार लूटी और उसके बाद उनमें लूट के माल के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उनमें आपस में गोली चल गई। 3 बदमाशों ने पहले कार लूटी और फिर वहां से फरार हो गए। बाद में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पहुंचकर लूट के माल के बंटवारे को लेकर उनमें झगड़ा हो गया। उसी दौरान गोली चल गई और पंकज नाम के बदमाश की मौत हो गई। इस बीच पुलिस ने गाड़ी बरामद कर ली है और बदमाश का शव भी बरामद कर लिया है। साथ ही अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बस्ती जिले में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला रुधौली के ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार चौधरी का है, जिनका उन्हीं की सफारी गाड़ी में निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आम आदमी यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि जब जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सरकार और शासन प्रशासन के लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी। हापुड़ में बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते रिफाइनरी ऑयल फैक्ट्री को जलाकर राख दिया, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। हापुड़ पिलखवा थाना के छिजारसी के पास आज तड़के रिफाइनरी ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई और आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। आग पर काबू पाने के लिए 8 घंटे का समय लग गया। आग बुझाने के लिए हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा की दमकल गाड़ियों को बुलाना पड़ा। रिफाइनरी ऑयल फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा, वहीं गनीमत की अरे के कोई हताहत नहीं हुआ। दबंग लोगों के द्वारा फर्जी इकरारनामा कर जब एक महिला की जमीन पर कब्जा करने पहुंचे तो उस महिला को गहरा आघात लगा और उसकी मौत हो गई। ये मामला है थाना ताजगंज इलाके का। ने एक वृद्ध महिला की जान ले ली है। महिला की मौत की वजह बन गई उसकी 5 बीघा जमीन। उस जमीन पर कुछ दबंगों की नीयत खराब हो गई और दबंग लोग उस पर कब्जा करने पहुंच गए। जब मामले की जानकारी रामवती और चंद्रभान को हुई, उसके बाद उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो दबंगों ने उन्हें डरा धमकाकर भगा दिया। उसके तुरंत बाद वृद्ध महिला रामवती की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहाँ आज उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि दबंगों की दहशत के चलते रामवती घबरा गई और इतने बड़े नुकसान की वजह से उसे गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने रात को थाना ताजगंज का घेराव कर मामले में 3 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लोगों के मुताबिक कब्जा करने वाले लोग सपा से जुड़े नेता बताए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। वृद्ध महिला के परिजनों को मौत के बाद थाने पर जाकर जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार द्वारा दी गई तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। जनपद शाहजहांपुर में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर ब्रांडेड बोतलों में नकली कोल्ड ड्रिंक बनाकर धड़ल्ले से बेची जा रही है। चंद रुपयों की खातिर नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने और बेचने वाले ये लोग यात्रियों की सेहत को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। भीषण गर्मी में असली बताकर नकली कोल्ड ड्रिंक रेलवे स्टेशन पर बेखौफ बेची जा रही है। नकली कोल्ड ड्रिंक के रूप में ये मीठा जहर बेचने वाले सौदागर घातक केमिकल और रंगों से इसे तैयार करते हैं, जो पीने वालों के लिए भारी हानिकारक है। बेचने वाले ये अवैध वेंडर पैसेंजर ट्रेनों और एक्सप्रेस ट्रेनों की जनरल बोगी में इसे अधिक खपाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी किसी को नहीं है, जानकारी के बावजूद भी ये धंधा अब तक जारी है। रेलवे स्टेशन प्रशासन आरपीएफ के ठीक नाक के नीचे ये धंधा बेखौफ जारी है। कागज के चंद टुकड़ों की खातिर कार्रवाई के बजाय सभी मूक दर्शक बन तमाशा देख रहे हैं। केमिकल और रंगों से तैयार ये नकली कोल्ड ड्रिंक ट्रेनों में जमकर बेचा जा रहा है। ऐसा नहीं है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जीआरपीएफ रेलवे स्टेशन प्रशासन की सरपरस्ती में ये धंधा दिनों दिन फल फूल रहा है। टिहरी में एक मिनी बस खाई में गिर गई, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
दरअसल ये बस जागर से श्रीनगर की ओर निकली थी, जिसमें करीब 35 लोग सवार थे। लेकिन बस जागर से चौकी तक पहुंची थी कि अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। 200 मीटर खाई में गिरने से मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 28 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां 6 लोगों की और मौत हो गई। अब 22 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन ने मृतकों के